कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो PlayRecipes.com पे जरूर है आना। त्यागी पेड़। बहुत समय पहले की बात है जब गैस का उपयोग बहुत कम हुआ करता था और उसके बदले चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था। रामपुर गांव में माधव अपने माँ, पिताजी, पत्नी और बेटी राधा के साथ रहा करता था। हर रोज सुबह उठना, जंगल जाना और सूखी लकड़ियाँ काटकर बाजार जाकर बेच आना, यही उसका काम था। उसकी लकड़ियाँ सूखी होने के कारण लोग उसे लकड़ियाँ मुंह मांगे दाम में खरीद लेते थे। हर रोज की तरह माधव सुबह उठकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसका दोस्त रमेश उसके पास आता है और माधव से, अरे माधव, कहाँ चले? काम पर जा रहा हूँ रमेश। माधव, क्या आज मैं तुम्हारे साथ काम पर चल सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चल सकते हो। रमेश का भी लकड़ियों का ही काम था, लेकिन रमेश एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो माधव से यही जानना चाहता था कि वो कैसे लकड़ियाँ लाता है और किस तरह से उन्हें बेचता है, ताकि रमेश भी माधव की तरह अच्छा मुनाफा कमा सके। और माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था जो दूसरों की मदद करना, खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना उसे अच्छा लगता था। हर किसी के दुख दर्द में माधव शामिल होता था। रास्ते से चलते चलते रमेश माधव से, क्या करे भाई, मेरा तो एक दिन भी अच्छा नहीं जा रहा। रोज काम पर जा रहा हूँ पर हाथ कुछ नहीं आ रहा। आज सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ चलूं, ताकि कुछ ना कुछ साथ ले जा सकूं। क्यों भाई, काम अच्छा नहीं चल रहा तुम्हारा? गांव में आज ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो तुम्हारे जितना मुनाफा कमाता हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जरा हमें भी तो बता दो कि तुम ऐसा क्या करते हो भाई कि हर कोई तुमसे ही लकड़ियाँ खरीदना चाहता है। माधव बहुत ही भोला इंसान था। रमेश के पूछने पर माधव, भाई आप लोग पेड़ को तोड़ते हो लेकिन उसकी लकड़ियाँ गीली होती है, जिन्हें सूखने में वक्त लगता है, और मैं पहले से ही सूखे पेड़ ढूंढता हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अच्छा तो ये बात है। रमेश उस दिन माधव किस प्रकार से लकड़ियाँ चुनता है ये सब देख लेता है, और जैसे ही माधव का काम खत्म हो जाता है, अच्छा माधव, चलता हूँ, कुछ काम याद आ गया है। हाँ ठीक है भाई। अगले दिन रमेश माधव घर से निकलने से पहले ही जंगल पहुंच जाता है और सूखी लकड़ियां उठाकर उन्हें बेच भी आता है। उसे उससे अच्छा मुनाफा भी मिलता है और इस वजह से उसके अंदर और लालच जगता है और वो सोचता है कि अगर मैं कुछ लोगों को साथ लेकर जाऊं और जंगल की सारी लकड़ियां ढूंढकर एक ही बार लेकर आऊं तो बहुत अच्छा होगा। रमेश दूसरे दिन ऐसा ही करता है। माधव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और जंगल जाकर जंगल की सारी सूखी लकड़ियां ढूंढता है और एक गोडाउन में जमा करता है और उन्हें हर रोज थोड़ी थोड़ी कर बेचता है। तो उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा और मेहनत भी कम लगने लगी। दूसरे दिन माधव हर रोज की तरह नहा धोकर तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल जाकर माधव लकड़ियां ढूंढता है, लेकिन आज उसे सूखी लकड़ियां कहीं नहीं मिलती। आखिर थक कर, आज ये हुआ क्या है? पता नहीं, इतने बड़े जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। हर रोज की तरह माधव आज भी जंगल जाने लगता है, लेकिन उसे आज भी कुछ नहीं मिल पाता। पूरा 1 महीना बीत जाता है। माधव पूरा घायल हो जाता है और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। हर रोज पत्नी घर जाने पर पूछती है, आज तो कुछ मुनाफा हुआ होगा। माधव बिना कुछ बोले घर से जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी रमेश उसका पीछा करता है कि अब माधव क्या करेगा। सोच सोचकर माधव अब बहुत परेशान हो जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है और खुद को पत्थर बांधकर नदी में उतरने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, माधव, माधव। कौन है? कौन है? इतने घबरा क्यों रहे हो माधव? हमेशा मेरे साथ ही तो रहते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ही तो तुम्हें सहारा देता हूँ। मैंने पहचाना नहीं? मेरे कारण ही तो तुम्हारा घर चलता है। हाँ भाई, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चलता है। मैं पेड़ हूँ। पेड़? पेड़ फिर भी कभी बातें करते हैं? तुम कोई और हो जो मुझे डराना चाहते हो। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। जब तुम अपने बाबा के साथ यहाँ आया करते थे,
मेरे छाव के नीचे तुम खेला करते थे। माधव अपनी बचपन की बातें सुनकर अवाक हो जाता है। माधव, आज ऐसी क्या आफत आ गई कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो? क्या करूं, आज 1 महीने से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। मुझे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मेरी बेटी घर में भूखी है। बूढ़ी माँ, बाबा, पत्नी, सबका चेहरा सामने आ जाए तो बहुत खराब लगता है। पत्नी हर रोज पूछती है, आज तो कुछ ना कुछ लाए होंगे। दुकानदार ने भी उधार देना बंद कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधव, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दो? तो क्या करूं, आप ही बताओ मुझे। इंसान इतना कमजोर क्यों है, समझ नहीं आता। अरे जरा अपनी नजर बदलो, यहाँ वहां देखो, अच्छे से देखो। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो तुम्हारी जिंदगी का जरिया बनेगी। जितना तुम लकड़ियों से कमाते थे उससे कई ज्यादा मुनाफा तुम्हें यहाँ मिल सकता है। सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नजर बदलने की देरी है माधव। माधव यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रमेश, जो कि माधव का पीछा कर रहा था, वो भी यहाँ वहाँ देखने लगता है, किंतु उसे भी कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझे माधव? जरा अच्छे से देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, आजू बाजू में देखो, तुम्हें सब चीजें दिखाई देंगी अगर तुम्हें देखनी है तो। तभी माधव का ध्यान पेड़ पर लटके हुए फल और सुंदर सुंदर फूलों पर जाता है और उसे समझ आता है कि ये पेड़ उसे जंगल का खजाना दिखाना चाहते हैं। माधव को समझ आता है कि ये पेड़ पौधे हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं और वो पेड़ के सामने झुक जाता है। तभी रमेश, जो माधव का पीछा कर रहा था, वो बाहर आ जाता है। अरे रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माधव, मुझे क्षमा कर दो भाई। आज मेरी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार कुछ दिनों से भूखा है। आज पेड़ ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत सारी बातें सिखा दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। आज से ये गलती कभी नहीं होगी। मैं खुद के साथ साथ हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखूंगा, जैसे कि ये पेड़ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मुझे भी आज बहुत बड़ी सीख मिली है। चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके सामने बहुत सारी राहें उसका रास्ता देखती रहती है। सिर्फ उन्हें पहचानने की नजर होनी चाहिए। हाँ माधव, मुझे भी मेरी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, लेकिन आज इस पेड़ की बातें सुनकर अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये पेड़ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमें सूखी लकड़ियां देता था। जब हमें लकड़ियां नहीं मिली तब उसने हमें फल फूल दिए जिससे हम पैसा कमा सके। ये तो पूरी तरह से दूसरों को समर्पित है। खुद का विचार ना करके दूसरों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर बुरे से बुरे हालात से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। बस अपना नजरिया बदलने की देर होती है। सुंदरपुर नाम का गांव बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत पेड़ होने की वजह से उस गांव में सुख समृद्धि थी। उसी गांव में राम नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। उसके साथ उसकी माँ राधा रहा करती थी। राधा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन उसके घर गांव के सरपंच जी आए। सरपंच जी राधा से, अरे राधा बहन, कैसी हो? आइए ना सरपंच जी, बैठिए। जी, मैं राम से कुछ काम के सिलसिले में बात करने आया था। राम कहाँ है? अच्छा, आप बैठिए ना सरपंच जी, मैं अभी राम को बुला कर लाती हूँ। राधा राम को आवाज देती है। राम, ओ राम, सरपंच जी हमारे घर पर आए हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे। जी माँ, अभी आया। ऐसा कहकर राम जल्दी जल्दी घर आ जाता है। तभी सरपंच जी घर पर बैठे देख राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके घर। अरे नहीं राम, मैं यहाँ से जा ही रहा था, इसलिए सोचा तुमसे बात करता चला जाऊं। बोलिए ना सरपंच जी, मुझे क्या काम करना है? राम, तुम्हें पता है ना कि मेरे खेतों में कितने सारे आमों के पेड़ हैं, मगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ उन पेड़ों की देखभाल तुम करो और बाजार जाकर आम भी बेचो। ठीक है सरपंच जी, कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच जी राम के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी राम की माँ राम से, राम, सरपंच जी के यहाँ काम अच्छी तरह से करना, काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा। ऐसा कहकर राम अपना काम करने चला जाता है और राधा भी अपना घर का काम करने चली जाती है। अगले दिन राम जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लेता है
और खेत में जाने के लिए निकल जाता है। तभी राम उसकी माँ से, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरा टिफिन बन गया है? हाँ, बन गया है, ये लो तुम्हारा टिफिन। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है, काम अच्छी तरह से करके जल्दी आना। हाँ माँ। राम खेत में काम करने चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो वहाँ सरपंच जी होते हैं। राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा? राम, तुम्हें इन खेतों को अच्छी तरह से जोतना है और इन आम के पेड़ों के आम अच्छे दाम में बेचने हैं। ठीक है सरपंच जी। राम, अभी मैं चलता हूँ, मुझे गांव में कुछ काम है, वो काम करके आता हूँ। सरपंच जी, आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। ठीक है। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अब राम खेत में पानी देने का काम, आम के पेड़ों की देखभाल करना, ये सब काम करने लगा। राम ने काम बहुत जल्दी जल्दी सीख लिया था। उसका काम करने का तरीका देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ जाकर सरपंच जी से, सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम, आओ, क्या बात है, सुबह सुबह आना किया? सरपंच जी, खेत में आम के पेड़ों को बहुत अच्छे आम लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ आम गांव में ना बेचकर हम उसे शहर में जाकर बेचे तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छा मुनाफा भी होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है राम, मगर मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए अगर ये काम करना है तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। मुनाफे का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे लगे तो। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन से राम ने आम को निकालकर उन्हें जमा करने में बहुत मेहनत की और उन्हें शहर बेचने चला गया। उसके आम इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों को आम बहुत पसंद आए। एक आदमी राम से, अरे भाई, आम कैसे दिए? भैया, आम 100 रुपए किलो दिए हैं, आपको कितने किलो दूं? मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। राम ने उस आदमी को 5 किलो आम नाप कर दे दिए। उस आदमी ने हर रोज आम लेने राम से शुरू कर दिए। अब राम का आम बेचने का व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। वो हर रोज बेचे जाने वाले आम के आधे पैसे सरपंच जी को दिया करता था। उसकी ईमानदारी देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन सरपंच जी राम से, राम, आम तो बहुत अच्छे दाम में बिक रहे हैं, मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद आई। अगले साल के आम तुम ही बेचना, मगर पैसे मुझे एक साथ दे देना, ये किश्तों में देने की जरूरत नहीं है राम। ठीक है सरपंच जी। राम अब घर चला आता है। उसकी माँ को ये खुशखबरी उसे सुनानी थी। वो घर आकर, माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है राम, जोर जोर से आवाजें दे रहे हो? माँ, सरपंच जी ने मुझे अगले साल भी उनके खेत के आम बेचने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर सरपंच जी के खेत के आमों के साथ ही दूसरे किसानों के आम अगर मैं बेचने लेकर गया तो उनका भी मुनाफा हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है राम। राम अब अगले साल सरपंच जी के खेत के आम के साथ गाँव वालों के आम भी खरीदकर उन्हें शहर के बाजार जाकर बेचा करता था। उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। अब राम ने खुद का अच्छा घर बना लिया था। उसने गांव से शहर जाने के लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी। उस गाड़ी से उसे बड़ी सहायता मिला करती थी। अब राम गांव में एक बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया था। उसको सभी लोग आदर से बुलाया करते थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ उनका मुनाफा देने के लिए चला जाता है। तभी राम सरपंच जी से, सरपंच जी, आपके खेतों के आम लोगों को बहुत पसंद है। मैं सोच रहा हूँ अगर हमने ऐसे ही आम के और पेड़ आपके खेतों में लगा दिए तो हमें एक जैसे बहुत सारे आम मिल जाएंगे और हमारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। राम, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ जो भी करना ईमानदारी से करना, समझे? हाँ सरपंच जी। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक गरीब मजदूर शिवा दिखता है। राम उसके पास जाकर उससे पूछता है कि, शिवा, क्या हुआ है तुम्हें? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसमें ये गरीबी। मेरे पास मेरे जमीन के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे जमीन बेचनी है जिससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाए और मैं घर का गुजारा कर सकूं। राम अब उसकी बातों पर सोचने लगा। तब राम शिवा से, शिवा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहूंगा और तुम मेरे साथ हर रोज काम कर सकते हो, मेरे साथ आम बेचने चल सकते हो, तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा और तुम बेरोजगार भी नहीं रहोगे। ठीक है भैया, तुमने मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, मैं कल आकर तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा।
जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर राम अपने घर चला जाता है। राम की माँ उसकी राह देख रही थी। तभी राम घर आकर अपनी माँ से, माँ, मैंने शिवा की 2 एकड़ जमीन खरीद ली है और उसे मैंने मेरे साथ काम करने के लिए कहा है। बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम आगे बहुत तरक्की करो राम। राम माँ के पैर छूके आशीर्वाद लेता है और अगले दिन राम शिवा की जमीन खरीद लेता है और शिवा को उसके यहाँ काम पर रख लेता है। अब राम ने उसके खेत में बड़ा सा गोडाउन बनाकर उसमें अपना आम बेचने का माल रखा और बाकी के खेत में आम के पेड़ लगा दिए। राम उनकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। कुछ दिनों बाद राम आम का धंधा करते करते बहुत बड़ा आम का व्यापारी बन गया। वो किसानों से आम खरीदकर उन्हें बेचा करता था। इससे किसानों का और राम का भी मुनाफा हुआ करता था। राम की कड़ी मेहनत अब रंग लाई थी। राम अब करोड़पतियों में गिना जा रहा था। उसके गांव को उसके ऊपर गर्व था। उसकी मेहनत पर सरपंच भी बहुत खुश थे। राम की मेहनत की वजह से राम अब आम बेचकर करोड़पति बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वालों को सफलता हमेशा प्राप्त होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। मुंबई नाम के शहर में सिया नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती। सिया के माँ का नाम था रेवती और पिताजी का नाम था रमेश। दोनों को एक ही लड़की होने के कारण बहुत लाड प्यार में उसे पाला था। उसकी एक भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहा करती थी। सिया अब कॉलेज में जाने लगती है। उसके कॉलेज में बहुत से उसके दोस्त थे। वो उनके साथ हमेशा वक्त बिताया करती थी। एक दिन रमेश के घर सिया के लिए एक अच्छा रिश्ता पंडित जी लेकर आते हैं। पंडित जी रमेश से, रमेश जी, मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। क्या आप सिया बेटे की शादी करना चाहोगे? अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बार सिया से पूछना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए सिया बेटिया से। जी पंडित जी, मैं सिया से पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है रमेश जी, मैं चलता हूँ। आप सिया बेटिया से पूछ के मुझे बता दीजिएगा। जी पंडित जी। पंडित जी लड़के का फोटो रमेश के हाथों में देकर वहां से चले जाते हैं। अब रमेश उस फोटो को देखता है तो उसे वो लड़का बहुत पसंद आता है। थोड़ी देर में सिया घर आ जाती है। तभी उसके पिताजी सिया से, बेटी सिया, आज जल्दी आ गई कॉलेज से? हाँ पिताजी, कॉलेज में 2 लेक्चर ऑफ थे तो मैं घर चली आई। सिया, मैं तुमसे आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है वो मुझे बताना। बात क्या है पिताजी? आप पहले बताइए तो। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है। सिया, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। पिताजी, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। बेटी सिया, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है, मगर अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बेटी, तुम्हारे पिताजी सच कह रहे हैं। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मेरी मानो तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ, पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। आप मेरे बारे में जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा ही होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। रमेश पंडित जी को फोन करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों बाद सिया की शादी अर्जुन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अर्जुन घर का अच्छा लड़का होने के कारण उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। अब सिया नए घर में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। अर्जुन के साथ सिया बहुत ही खुश थी। उसके घर में उसके साथ उसकी सास रहा करती थी। सास का नाम था निर्मला। निर्मला मन की बहुत ही अच्छी औरत थी, मगर उसे खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सिया को खाना बनाना थोड़ा बहुत आने के कारण सिया थोड़े बहुत खाने के व्यंजन बनाया करती थी। उसको वही व्यंजन बनाते देख एक दिन उसकी सास, बहू आज दूसरा पदार्थ बनाकर देखो ना, वही खाना खा खा के पक गए हैं, कुछ नया बनाओ ना। जी माँ जी, बनाती हूँ। ऐसा कहकर सिया नए पदार्थ कैसे बनाते हैं ये यूट्यूब पर देखकर बनाती है। उसके हाथ के पदार्थ को इतना स्वाद होता है कि उसने बनाए हुए पदार्थ सभी को पसंद आते हैं। अर्जुन सिया से, सिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितनी अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। हाँ बहू, सच में बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ सिया, क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया
मुझे यही बहुत अच्छा लगा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू सच में मेरे भाग खुल गए हैं जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। ऐसा कहकर सिया अपना काम करने किचन में चली जाती है। उस रात अर्जुन सिया के लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आता है और सिया को देता है। सिया अर्जुन से, ये आप इतने सारे चॉकलेट किसके लिए लेकर आए हैं? सिया, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। सच में? सिया चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अर्जुन से पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है? बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा तो मैं चॉकलेट लेकर आ गया। उस रात सिया ने सारे चॉकलेट खाकर खत्म कर डाले। अब अर्जुन उसे हर रोज चॉकलेट लाया करता था। वो चॉकलेट लाता और सिया एक ही घंटे में खाकर खत्म कर डाला करती थी। अर्जुन हमेशा ऑफिस से आते समय चॉकलेट लेकर आया करता था। उसी वजह से सिया का वजन धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था। ऐसे में ही उनके शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। एक दिन अर्जुन की मामी अर्जुन को फोन करती है और वो उससे कहती है, अरे अर्जुन बेटे, कैसे हो? मामी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आज कैसे फोन किया आपने? अरे तुम सबकी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। अर्जुन, तुम खुशखबरी कब देने वाले हो? दे दूंगा ना मामी, इतनी भी क्या जल्दी है। सबकी तबीयत कैसी है? सबकी बहुत अच्छी तबीयत है मामी। अच्छा अर्जुन, मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ को बताना कि मामी का फ़ोन आया था। जी मामी। ऐसा कहकर अर्जुन फोन रख देता है। अर्जुन के मन में भी अभी बच्चे की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्जुन सिया से, सिया, मुझे लगता है हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? जी मुझे भी अब लगता है कि हमें भी एक बच्चा होना चाहिए। सच? हाँ। अर्जुन और सिया बच्चे के लिए बहुत आस लगाकर बैठते हैं, मगर उन्हें 1 साल बाद भी बच्चा नहीं होता। बेटे, मुझे लगता है कि तुम दोनों अस्पताल में जाकर चेकअप करवा के आओ। ठीक है माँ, हम दोनों कल ही अस्पताल जाकर आते हैं। अगले दिन अर्जुन सिया के साथ अस्पताल में चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर सिया का चेकअप करती है। सिया के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। सिया और मिस्टर अर्जुन, आप दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, मगर सिया के मोटापे के कारण प्रेगनेंसी रह नहीं पा रही। सिया, आप अपना वजन थोड़ा कम कीजिए, फिर आपको जल्द ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जी डॉक्टर। आप जैसे बताएंगी ना डॉक्टर, मैं वैसा ही करूँगी। सिया, तुम्हें फास्ट फूड खाना कम करना पड़ेगा और चॉकलेट खाती होगी तो तुम्हें ये सब चीज़ें खाना बंद करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर। डॉक्टर सिया को दवाइयाँ लिख कर देती है। अर्जुन और सिया दवाइयाँ लेकर घर चले आते हैं। अब निर्मला घर आए हुए अर्जुन और सिया से पूछती है कि अरे अर्जुन, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, सिर्फ सिया के थोड़े से मोटापे के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है। अरे बहू, थोड़ा वजन कम करो। अब तुम्हें खुद की खाने की आदतें बदलनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, मैं अब चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ सिया, इससे तुम्हारा वजन पहले जैसा ही हो जाएगा। जी। ऐसा कहकर सिया किचन में काम करने चली जाती है। अब वो खुद के खाने के लिए अलग से खाना बनाया करती थी। उसी दिन से सिया खुद के खाने पीने की आदतों में बदलाव लाती है और यही बदलाव उसका मोटापा दूर करने में उसकी सहायता करते हैं। अब कुछ दिनों बाद सिया पहले जैसे स्वस्थ और पतली हो जाती है। अब सिया ने चॉकलेट खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका वजन भी कंट्रोल में आ गया था। कुछ दिनों बाद सिया डॉक्टर के पास चली जाती है। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि सिया, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो। मैडम, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अभी ये खुशखबरी माँ जी को बताती हूँ, वो बड़ी खुश हो जाएगी। सिया ने उसकी सास निर्मला को फोन लगाया। तभी सिया, माँ जी, आप दादी बनने वाली हो। क्या तुम सच कह रही हो सिया? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ सिया, तुम घर पर जल्दी आओ। जी माँ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सिया फोन रख देती है। अब अस्पताल से सिया जल्दी घर चली जाती है। घर आकर उसकी सास उसका अच्छी तरह से स्वागत करती है और उसका मुंह मीठा करती है। अब सिया और अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनके घर एक नया मेहमान आने वाला होता है और उसी के साथ सिया का जो चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई थी वो भी छूट गई थी। अब वो हमेशा अच्छा खाना खाया करती थी और खुद का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज का अतिरिक्त सेवन अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए हमेशा अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। अच्छी आदतों का फल हमेशा अच्छा ही होता है।